गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 11 समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, और क्लास में भी बच्चों की डिमांड रहती है कि सर चैप्टर 11, चैप्टर 12 और इंटीग्रेशन, इनके चैप्टर का हमें रिवीजन करवाओ। तो इंटीग्रेशन जो है वो पूरा का पूरा हमारे अपने जो चैनल, अपना जो स्कूल का चैनल है उसके ऊपर पहले से अपलोड किया हुआ है, आप उसे आराम से देख सकते हैं। और मैं आज जो है चैप्टर 11 का आपको रिवीजन करवाऊंगा, समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो क्लास है, पुराने जो हमारे बच्चे हैं आरबीएससी वाले जो बच्चे हैं 12th के, ठीक है, जिनका कुछ समय पश्चात अभी 1 महीने बाद जब जैसे जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका जो है आपके बोर्ड जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसी के हिसाब से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं, इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो देखो, तो हमारा जो टॉपिक है बेटा उसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग, तो इसमें देखो, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो, आप पहला हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पढ़िएगा जरा आप इसको। क्या है कि एक परवलय आपको दिया हुआ है, तो देखो सबसे पहली बात आ गई परवलय। अब ध्यान से देखना, परवलय जो है ना हमारे पास में 4 तरह के होते हैं। ये तो हो गया धन एक्स अक्ष के सममित, ऐसा परवलय बनेगा। ये ओरिजिन होता है, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, और एक होता है हमारे पास में परवलय इस तरह का, ऋण एक्स अक्ष के सममित। देखो ऐसे, ये भी हमारा एक परवलय है, एक्स डैश, एक्स वाई, वाई डैश और ये फिर ओरिजिन। एक हमारे पास में परवलय ये भी है, देखिएगा, मैंने कहा ना 4 टाइप के परवलय आपके पास में बेटा होते हैं। ठीक है, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और ओरिजिन। एक ये परवलय आ गया आपके पास में, ये धन वाई अक्ष के सममित है। एक होता है परवलय हमारे पास में ऐसा। तो सबसे पहले आपको ये जनरल जो नॉलेज है चैप्टर का वो आपको होना चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, दोबारा आपको बताने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि पहले भी आपने पूरा 1 साल निकाल दिया है इस चीज़ को समझने में। सोचा कि कल समझेंगे, उसके चक्कर में ये चीज़ें रह गई। ठीक है ना, तो ये 4 तरह के परवलय होते हैं। तो हमें जो परवलय दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है क्या, सॉरी, ये जो परवलय मैंने बनाया था इसका समीकरण होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। ऐसा है तो समझ जाना, जो मैंने यहाँ बनाया हुआ था ना, और ये धन एक्स अक्ष के सममित है, इसका मानक समीकरण होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए जो है ना वो एक अचर राशि होती है, इसको मत इंक्लूड कीजिएगा, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आप तो सिर्फ एक्स देख लीजिए। धन का एक्स दिखा तो धन वाला है, ऋणात्मक दिखा तो ऋण वाला है। ऐसे ये दोनों है वाई एक्स के सममित वाले, इनका जो मानक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस तरह का समीकरण जहाँ भी दिखे समझ जाना कि वाई एक्स के सममित परवलय है, और इस तरह का समीकरण जहाँ भी दिखे नेगेटिव वाला, आपने तो केवल y को देखना है बस। x है तो x वाला है, y है तो y वाला है। ठीक है, तो अभी जो हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कौन सा परवलय आपको दिया गया है बेटा, देखिए इस तरह का परवलय दिया गया। देखो उधर x है ना, x वाला, तो आपको जो बेटा परवलय दिया गया है वो देखो क्या दिया गया है, ये परवलय आपको दिया गया है जिसका समीकरण है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो आप कहेंगे सर धन एक्स अक्ष के सममित परवलय है, ये वाला बनेगा। फिर उसने कहा कि एक रेखा ले लीजिए x बराबर 3, तो x ये 0 है, मूल बिंदु है ना, x बराबर +3 लेना है तो इधर चलना पड़ेगा, इधर चलेंगे कहीं ना कहीं तो आएगा ना x बराबर 3। मैंने यहाँ मान लिया x बराबर 3, यहाँ से एक रेखा हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, माना कि ये हमारी रेखा है x बराबर 3 रेखा है। अब देखो बीच में और कोई नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ परवलय और रेखा।
परवलय और रेखा दोनों से परिबद्ध, इन दोनों के बीच का एरिया देखो, ये आपका परवलय है, ये रेखा है, इन दोनों के बीच के एरिया की बात ये कर रहा है। तो देखिए ये रहा पूरा का पूरा, इस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे अब देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ 0 था, यहाँ से 3 था, तो लिमिट तो बन गई 0 से 3। ठीक है, और आपको भली भांति पता है कि यहाँ y लिखा जाता है और यहाँ dx लिखा जाता है। यहाँ dx क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम x अक्ष के x अक्ष के सापेक्ष जो है एरिया निकाल रहे हैं। लिमिट का जो प्रयोग किया जा रहा है वो x अक्ष के अकॉर्डिंग ली जा रही है लिमिट, इसलिए dx आएगा। जब dx आएगा तो यहाँ y आएगा, और ये आपके पास में हो गया। इसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या लिखते हैं बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इसमें एक बात और समझने वाली, ये आपकी x अक्ष, जितना इसके ऊपर है उतना नीचे, क्योंकि ये जो दीर्घवृत्त परवलय जो ये आकृतियां होती हैं, जो वृत्त है, ये सममित होती हैं। ठीक है ना, जितना ऊपर है x अक्ष से उतना ही नीचे है, इसीलिए बेटा इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ना भूल जाए आप। ठीक है, अब आपको मान निकालना है। मान निकालना है तो बेटा आपको एरिया निकालना है, तो यहाँ पर y का मान रखना पड़ेगा। y का मान दिए गए वक्र से लाइए, तो आप कहेंगे सर 2√x। अरे भाई y स्क्वायर दिया हुआ, वर्गमूल कर दीजिए, तो 4, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। √x का मैं करूँगा समाकलन, तो x की पावर 3/2 बटा में 3/2, तो कितना 0 से 3। अब आप देखो ये 3/2 ऊपर आकर के बन जाएगा 2/3, तो हो जाएगा 8/3। अब लिमिट रख दीजिए, x की जगह पर पहले 3 रखेंगे, तो 3/2 माइनस 0। ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर 8/3, 3 की घात 3/2 का मतलब हो गया 1 तो पूरा 3 और 1 आधा 3, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ जाएगा 8√3। आगे ये जरूर लिखा कीजिए एरिया वाली प्रश्नावली के अंदर की वर्ग इकाई। तो बेटा इस प्रकार छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। बहुत ही सिंपल है बेटा, वेरी सिंपल। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने देखो अपने लेते हैं। जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। चलो देखो क्या है कि एक परवलय आपको दिया हुआ है y² = 4ax। ठीक है, अब आप खुद ही बताइए कि धन x आ गया ना, देखो इधर, तो कौन सा, यही परवलय यहाँ दिया गया है, यही परवलय आपको फिर से यहाँ पर दिया गया है। ये x डैश, ये x, ये y और ये y डैश, ये लो, ये आपके पास में है नाभिलंब। अब आप कहेंगे सर ये क्या नई चीज आ गई, नाभिलंब। देखो प्रत्येक परवलय की एक नाभि होती है बेटा, मैं इसको नाभि मान लेता हूं। तो फिर आप कहोगे सर ये भी नाभि होती है, नहीं, ये तो एक रेखा थी। नाभि की बेटा एक लोकेशन होती है, दी गई समीकरण के अनुसार पता लगाते हैं कि नाभि कहाँ होगी। ठीक है, नाभि इस ए को देखते हैं, यानी कि मूल बिंदु से ए दूरी पर नाभि होगी। ये दूरी ए है, इसलिए बिंदु क्या हो गया, A0 हो गया। और नाभि से जाने वाला जो रेखाखंड होता है वही नाभिलंब कहलाता है। ठीक है ना, नाभि से जाने वाला रेखाखंड ही क्या कहलाता है, नाभिलंब कहलाता है। जैसे कि अब आपके पास में, जैसे मैंने आपको एक परवलय दे दिया कि y² = 8x, तो इसकी नाभि कहाँ होगी। तो देखो मानक समीकरण होता है y² = 4x, तो 4x तो छोड़ ही दो, ये तो ये पता लगाता है कि धन x की ओर होगा या माइनस x की ओर होगा। 4a की जगह पर आपके पास में कितना है, 8, यानी 4a की जगह पर 8 है, तो बताओ a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। a का मान 2 आ गया, तो आप कहेंगे सर मूल बिंदु से 2 दूरी पर क्या होगी, नाभि होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 को छोड़ करके a ही था, कितना था, a, तो मूल बिंदु से क्या होगी, a दूरी पर नाभि होगी। ठीक है ना, तो आप सीधा सा ध्यान रखिए कि नाभि से जाने वाला रेखाखंड ही क्या कहलाता है, नाभिलंब कहलाता है।
और आप ये देखिए दोनों से परिबद्ध अगर एरिया की बात की जाए तो देखो जितना ऊपर उतना नीचे, तो वही एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा। देखो पहली बात लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर के इस f तक यानी a तक, 0 से लेकर के a तक x अक्ष के अकॉर्डिंग कर रहे हैं काम, तो dx लेंगे तो यहाँ y आएगा। जितना ऊपर उतना नीचे 2 का गुना करना ना भूलें आप, ठीक है। अब देखो, अब आपको फलन से यानी दिए गए फलन से y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है तो वर्गमूल कीजिए, 4 का बन गया 2, ये अंडर रूट a हो गया और ये अंडर रूट x हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं y का मान रख देता हूँ आपके सामने 0, ये अंडर रूट a हो गया, ये अंडर रूट x हो गया, 2 भी आएगा यहाँ पर देखो। अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो 4, ठीक है, अंडर रूट a भी अचर राशि है, बाहर आ जाएगी 0 से a और कितना हो जाएगा अंडर रूट x इंटू डी एक्स, यानी 4 अंडर रूट a x की पावर 3 बटा में 2 0 से a, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको आप हल कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के बेटा हमारे पास में प्रश्न है, इस तरह से जो एरिया निकाला जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, बहुत अच्छा सा, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चूज़ किए हैं आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके पास में नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बैंक आपको जो बताई गई है उसे आप जरूर हल कर लें, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हाँ एक बात विशेष रूप से सुनिएगा सभी बच्चे कि ये मैंने चैप्टर 11 अपने हिसाब से आज प्रश्न चूज़ किए हैं, क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब आप जो है आज इस वीडियो को देखने के पश्चात, ठीक है, आप मुझे इस चैप्टर नंबर 11 के, ठीक है ना, वो प्रश्न संख्या लिखकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जिनमें आपको समस्या आ रही है। जो प्रश्न आप मेरे से दोबारा समझना चाहते हैं उनके लिए मैं एक विशेष रूप से कल क्लास बना दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये आपके पास में है एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर 1। ये बेटा आप भली भांति जानते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, सीधा सा याद रखो, ये होता है एक दीर्घवृत्त, ठीक है ना। वो परवलय था, परवलय 4 तरह के होते हैं, दीर्घवृत्त होते हैं 2 तरह के, ठीक है। आप एक ही सीख लो, उसी से काम चल जाएगा अपना। ये आपको एक दीर्घवृत्त दिया हुआ है, दीर्घवृत्त बेटा ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा आप, ये देखिए ऐसे ये आपको एक दीर्घवृत्त दिया गया है, ऐसे, ठीक है। ये आपको एक दीर्घवृत्त दिया गया है। ये जो होता है ना एक्स स्क्वायर के नीचे जो ए स्क्वायर होता है, तो ए यहाँ पर ये बताता है कि ये जो है आपके पास में देखो दीर्घवृत्त जो होता है ना, इसकी एक अक्ष तो होती है दीर्घ अक्ष और एक होती है लघु अक्ष। ये होते हैं दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु यानी कि सिरे के बिंदु, और ये है y और y, ये होते हैं y अक्ष के अंत्य बिंदु 0b एंड 0-b, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस दीर्घवृत्त में 4 समान भाग हैं, 1 2 3 4, चारों भाग समान हैं। आप एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर ये वाला एक भाग ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो आप या लिमिट लेंगे, एक्स अक्ष के अनुरूप ही काम करेंगे। तो देखो आप 0 से लेके a तक मैंने लिमिट ली एक भाग के लिए। कौन सी अक्ष के सापेक्ष चल रहा हूं मैं, dx के, dx है तो यहां पर मैं y भी लूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास में एक भाग का क्षेत्रफल बन गया। कितने भाग हैं ऐसे आपके पास में, 4, तो 4 से गुना कर देंगे। तो भाई ये बन गया दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको आगे हल करने के लिए दिए गए वक्र से y का मान निकालना पड़ेगा। ये आपका दिया हुआ वक्र है, इससे हम y का मान कैसे निकालते हैं, वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर
बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। फिर आप कहेंगे सर वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। फिर वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट करने पर लो जी ये बन जाएगा, y का मान आ गया। अब y का मान यहाँ रख दीजिए आप, तो आप कहेंगे सर क्या बन जाएगा b बटा में a, देखो b बटा एक कांस्टेंट था, मैंने पहले ही बार लिख दिया भाई, अंदर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो समाकलन आप यहाँ देख रहे हैं ना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, इस चैप्टर के अंदर बड़ा ही प्रचलित समाकलन है ये। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इसके समाकलन के फॉर्मूले को। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4b बटा ए, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको इसका, x अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, ठीक है। बस लिमिट कितनी है 0 से a। अब लिमिट लगा दीजिएगा और ध्यान रखिएगा आपका आंसर आएगा पाई ए बी वर्ग इकाई। तो इस बात का बेटा विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। इसको हल कीजिएगा, यही आएगा बेटा। और कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी आप याद रखिएगा कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब जो सब बच्चे हैं, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला कि एक्स स्क्वायर बराबर 4ay एक्स एक्स एंड रेखा एक्स बराबर 2, तो बस ये ध्यान रखिएगा जिस सवाल के अंदर एक्स अक्ष दे दिया जाता है ना बेटा, वहां पर, अब जैसे इस सवाल में देखो आपको बेटा एक तो परवलय और एक नाभिलंब, दो ही चीजें दी हुई थी, तो पूरा ले लिया आपने। इससे पहले एक सवाल किया था, उसमें भी आपको एक परवलय और एक्स बराबर 3 दिया हुआ था, तो पूरा ले लिया। अब देखो इसमें परवलय है, रेखा है, परंतु बीच में एक्स अक्ष और दे दिया ना। जब भी एक्स अक्ष साथ में आ जाएगा ना, तो केवल ऊपर ऊपर का ही निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ऐसे केवल ऊपर का भाग ही निकलेगा, यानी 2 से गुना आप नहीं करेंगे। तो इस सवाल का आंसर निकाल करके आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। और सब बच्चों को मैंने कह दिया है कि जिन क्वेश्चनों में आपको समस्या आ रही है, चैप्टर 11 के जिन क्वेश्चनों में आपको समस्या आ रही है, उनकी प्रश्न संख्या लिखकर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा नंबर आपके पास है ही, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका आंसर लिख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।